बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग यस्टरडे लेक्चर? सो यू मे आस्क। कोई सवाल नहीं? चलो खैर, अभी हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आगे चल के भी तो आपके सवाल होने ही कोई नहीं है, अभी भी नहीं है, तो अच्छी बात है। कोई सवाल हुआ करे तो पूछ लेना, ठीक है जी। कल हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, चल रही थी कि लॉ ऑफ डिमांड के दो हिस्से थे। पहले वाले हिस्से में डेफिनेशन पढ़ी थी और दूसरे वाला हिस्सा सीट्रस पैरिबस आ गया। हमने कहा था कि डिमांड सिर्फ किस वजह से बदलेगी? प्राइस से बदलेगी। लेकिन हमने ये देखा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो प्राइस तो नहीं है लेकिन वो भी डिमांड को बदल रहे हैं। तो प्राइस ने कहा मैं सिर्फ डिमांड को बदलूंगा, मेरे अलावा और कोई डिमांड को बदल नहीं सकता। पर इनकम ने कहा मैं भी बदलता हूँ, एडवर्टीजमेंट ने कहा मैं भी डिमांड को बदलता हूँ। तो प्राइस ने क्या किया? इन सारों को पकड़ के कैद कर दिया, इन सारों को कांस्टेंट कर दिया कि भाई तुम सारे कांस्टेंट हो। जो सीट्रस पैरिबस क्या करता है, हर उस फैक्टर को कांस्टेंट कर देता है, यानी कि वो है ही नहीं है। अगर डिमांड को कोई भी नहीं बदल रहा, जो जो बदल रहा है उस सबको अगर मैं कांस्टेंट कर लूं, यानी कि लोगों की सारों की इनकम एक जैसी है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई टेस्ट एंड फैशन नहीं है, कोई वेदर का इंपैक्ट नहीं है, तो डिमांड किसी भी फैक्टर से नहीं बदल सकती। सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया, जो जो बदल रहा था उस सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब बताएं डिमांड को कौन बदल सकता है? और पीछे प्राइस किया। नहीं भाई, समझ आ रही? तो इसका मतलब यह है सीट्रस पैरिबस क्या कहता है, हर उस फैक्टर को कांस्टेंट कर देता है जो डिमांड को बदलता है। जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ज्यादा, मैंने आपको बताया डिमांड ज्यादा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा, डिमांड ज्यादा। अगर टेस्ट एंड फैशन है, अगर टेस्ट एंड फैशन है तो अगर महंगे कपड़े खरीदने पड़े, प्राइस ज्यादा हो, हम फिर भी वो चीज खरीद लेते हैं। तो टेस्ट एंड फैशन है, डिमांड ज्यादा। क्या ये सारे फैक्टर डिमांड बढ़ा रहे हैं? तो सीट्रस पैरिबस क्या कहेगा? अदर थिंग रिमेन सेम। सीट्रस पैरिबस क्या करेगा? इन सारों को कांस्टेंट कर देगा। इन सारों को कांस्टेंट करने का मतलब क्या? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, सारों के पास 10,000 रुपए हैं। नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। नो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट एंड फैशन ही नहीं है। इसका मतलब फिर कोई भी डिमांड को बदल नहीं सकता। तो फिर डिमांड किससे बदलेगी? प्राइस से बदलेगी। तो सीट्रस पैरिबस एक लॉ की अजम्पशंस हैं। हम अज्यूम करेंगे कि इनकम भी कांस्टेंट, एडवर्टीजमेंट भी कांस्टेंट, टेस्ट एंड फैशन भी कांस्टेंट, ताकि डिमांड से प्राइस से बदल सके। तो ये दोनों पार्ट मिलके लॉ ऑफ डिमांड बनाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड का पहला पार्ट, डिमांड कैन ओनली बी चेंज ड्यू टू प्राइस, और जो जो डिमांड को बदलने की कोशिश करेगा हम अज्यूम करेंगे वो कांस्टेंट है, ताकि डिमांड प्राइस की वजह से इजीली चेंज हो सके। ये दोनों बातें मिलके पूरे लॉ की डेफिनेशन को बनाते हैं। मेरी बात समझ लगी? ऑल्दो ये जो मैं अजम्पशन ले रहा हूं, इनकम का कांस्टेंट होना, एडवर्टीजमेंट का कांस्टेंट होना, इसका रियलिटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। क्या रियलिटी में सबकी इनकम कांस्टेंट हो सकती है? क्या रियलिटी में कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं करता? क्या टेस्ट एंड फैशन ही नहीं है? तो इन अजम्पशंस का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये लॉ की लिमिटेशन बनेगी, जिनको कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा। ये लॉ की लिमिटेशन बनेगी जिनको कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा ये बात दोबारा करूंगा। अभी सीट्रस पैरिबस क्या है? सीट्रस पैरिबस कहता है अदर थिंग रिमेन सेम। भाई किनको सेम करना है? हर उस फैक्टर को सेम कांस्टेंट कर दो जिससे डिमांड बदलती है या जो डिमांड को बदलता है। क्या ये मेरी बात समझ आई? जी, आइडियल केस को डिस्कस करते हैं। यहां पे कह सकते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं कि हमें यहां पे लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करने के लिए इनको कांस्टेंट करना पड़े, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो ही तो मैं वो दावा कर सकता हूं। इकोनॉमिस्ट ने जब ये कहा कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, ये इकोनॉमिस्ट का दावा है। हमने कहा इकोनॉमिस्ट भाई वही ठहरो ठहरो ठहरो,
ये तो दावा एक लम्हे में गलत हो गया। तुम कहते हो प्राइस ज्यादा डिमांड कम, मैं तुम्हें ढेरों मिसालें दे सकता हूं कि लोगों के पास इनकम इतनी ज्यादा होती है, इस केस में अगर प्राइस ज्यादा भी हो तो डिमांड कम नहीं होती, वो ज्यादा खरीद सकते हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है। क्या हम इकोनॉमिस्ट की बात को चैलेंज कर सकते हैं? इकोनॉमिस्ट क्या कहता है जी? प्राइस ज्यादा डिमांड कम। तो हम एक लम्हे में उसकी बात का काउंटर किया, हमने कहा नहीं, अगर इनकम ज्यादा हो, अगर इनकम ज्यादा हो, इस केस में प्राइस ज्यादा होने से इकोनॉमिस्ट भाई डिमांड कम हो ही नहीं रही है। तुमने तो गलत लॉ पढ़ा दिया हमें। यस और नो? क्या कंट्रास्ट आएगा? आएगा ना। इकोनॉमिस्ट कह रहा है प्राइस ज्यादा डिमांड कम, मैं कह रहा हूं प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा। ये तो लड़ाई है सीधी सीधी। बात समझ आ रही है? ये बात इकोनॉमिस्ट को भी पता थी, ये बात इकोनॉमिस्ट को भी पता थी। मैं जो दावा कर रहा हूं इनकम का ज्यादा होना मेरे दावे को तोड़ है, इसलिए तो उसने इसको कांस्टेंट किया है ताकि मेरी बात सच साबित हो। ये कांस्टेंट होंगे तो वो बात पूरी होगी। उनके साथ इनको भी इकट्ठा चला लूं पैरेलल, तो दोनों बातें नहीं समझा पाऊंगा मैं, वो बात कर ही नहीं पाऊंगा मैं। चलो एक और बात समझाता हूं। जब केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो अंडर पर्टिकुलर कैटलिस्ट करते हो कि ये कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन पॉसिबल है, वरना रिएक्शन होगा ही नहीं है। यस और नो? ये वो वाली चीज है। ये अजम्पशंस होंगी तो वो बात होगी। बात समझ आई? ये थोड़ी देर बाद आ जाएगी, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे कंफ्यूजन रहेगी, रहने दे, थोड़े से और मैच्योर होंगे, बात क्लियर हो जाएगी। बात समझ लगी जी? आगे चलते हैं जी अजम्पशंस पे। तो अजम्पशंस क्या हैं? एसेंशियल और अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब यह है हम फर्ज करेंगे कि सब कुछ नहीं हो रहा या सब कुछ कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? कौन कांस्टेंट है जी? एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्यों? अगर ये चेंज हो गया तो मेरी ऊपर वाली बात गलत हो जाएगी, तो मुझे इसका कांस्टेंट करना पड़ेगा। नो चेंज इन पॉपुलेशन, क्योंकि मैं जानता हूं पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो तो डिमांड ज्यादा होगी, सो मुझे पॉपुलेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। टेस्ट एंड फैशन हाई है, टेस्ट एंड फैशन ज्यादा है, बात समझ आ रही है? तो मुझे इन सबको पकड़ के कांस्टेंट करना पड़ेगा। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? ओके। अब आपने सोच के जवाब देना है। फोर्थ वाला, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दो तरह की हो सकती है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दो तरह की हो सकती है। नंबर वन, प्राइस और शॉर्टेज। पहले प्राइस वाली एग्जांपल समझाता हूं। हमें यह खबर पता चली कि अगले हफ्ते चीनी सस्ती हो रही है। अगले हफ्ते क्या हो रही है जी? चीनी सस्ती हो रही है। अगले हफ्ते क्या हो रही है जी? अगर अगले हफ्ते चीनी सस्ती होगी तो आज चीनी महंगी है? आज चीनी महंगी है। तो अगर आज चीनी महंगी है तो फिर हम आज क्या फजाइल सुनाएंगे? चीनी के नुकसान। हाँ, चीनी के नुकसान देंगे ना। अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा कहेंगे जो शुगर है ये वाइट पॉइजन होती है। सही है जी? जो शुगर है ये वाइट पॉइजन होती है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो चीनी कम कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बात समझ आ रही है जी? तो इसका मतलब है अगर फ्यूचर में कोई चीज़ सस्ती होनी हो, आज महंगी है तो आज डिमांड क्या होगी जी? कम होगी। और अगर ये पता चल जाए कि फ्यूचर में चीनी महंगी हो जाएगी, फ्यूचर में चीनी महंगी हो जाएगी, आज तो सस्ती है ना, तो आज क्या करेंगे? ज़्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि कल परसों एक हफ्ते बाद चीनी महंगी हो रही है। जैसा कि अगर सुबह पेट्रोल महंगा हो जाए तो आज पेट्रोल पंप पे रश लग जाता है ना,
मतलब लोग ऐसी बचत करते हैं जैसे माशाल्लाह इससे पूरा एक उनका घर बन जाएगा, है ना। वैसे रेस्टोरेंट में 5-5 हज़ार 10-10 20 हज़ार उड़ा देंगे, लेकिन जब पता चल गया सुबह 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो 2 रुपये मतलब कितने को लीटर। मान लो अगर बड़ी गाड़ी है, अब 50 लीटर का टैंक है, वो फ्यूल करें तो 50 लीटर है, पर लीटर 2 रुपये बचा लेंगे, तो कितने को बचा लेंगे आप? माशाल्लाह 100 के लिए के 100 मिनट जलील हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है जी। पर अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बचत कर रहा हूँ, बेशक उस इंतजार में मैं 200 का फ्यूल जला बैठा हूँ ठीक है जी। अच्छा जी, लेकिन खैर ठीक है, वेले निकम्मे लोग हैं, कोई नहीं, काम ही लगे रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से डिमांड बदलती है, यस और नो। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से डिमांड बदलती है तो क्या इसका कांस्टेंट होना चाहिए? होना चाहिए। नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट, आपको पता है एडवर्टीजमेंट ज्यादा करूंगा तो डिमांड ज्यादा होगी, इसके ऊपर बात कर चुका था। नो चेंज इन डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है क्या? ये डायरेक्ट टैक्स डिमांड में भी आएगा, सप्लाई में भी आएगा, दोनों जगह पर आएगा, ठीक है जी। तो हम इसको इंशाल्लाह यहीं पे पढ़ लेते हैं, ताकि फिर जब हम सप्लाई वाली साइड पे जाएंगे तो हमें इतनी टेंशन नहीं होगी। अच्छा जी, टैक्स है क्या? टैक्स क्या है बच्चों? जी टैक्स क्या है? पता है, आप सबको पता है, शर्मा रहे हैं। टैक्स क्या, नहीं पता टैक्स का क्या है? टैक्स क्या चीज़ होती है? नहीं पता? टैक्स का नहीं पता क्या होती है? आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं? मार्स से हैं, मार्स से, मार्स में तो टैक्स नहीं होता होगा, प्लेनेट अर्थ में तो होता है टैक्स। तो टैक्स क्या होता है पूछ रहा हूँ मैं? इजाफी चार्जेस जो हुकूमत चीज़ों के ऊपर लगाती है, इनकम के ऊपर लगाती है। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, टैक्स इज अ कंपल्सरी, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, जिसका दिल करेगा वो दे दे, जिसका दिल करेगा ना दे। तो किसी का भी दिल नहीं करता टैक्स देने का, तो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, ऐसी की तैसी, तुम टैक्स नहीं दोगे तुम्हें चुप के ना ले जाए। टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, tax is a compulsory contribution by public to गवर्नमेंट। टैक्स अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात बुरी बात? ये मैक्रो में जाके बताऊंगा अच्छी बात है बुरी बात। टैक्स देना अच्छी बात बुरी बात? कंपनीज के ऊपर 10-10 करोड़ का टैक्स होता है, 20-20 करोड़ का टैक्स होता है, 50-50 करोड़ तक का सिर्फ टैक्स देना होता है। सोचो कितना पैसा छाप रहे होंगे वो, है ना। हमसे तो इतने जीरो भी नहीं गिने जाएं। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। ओके, दो तरह के टैक्स होते हैं। कितने तरह के टैक्स होते हैं जी? दो तरह के टैक्स होते हैं जी। कौन कौन से जी? डायरेक्ट टैक्स जी और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह के होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये जो मैं बता रहा हूं ये याद रखेंगे, भूल जाएंगे? डायरेक्ट टैक्स,
और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? जाता दोनों गवर्नमेंट के पास ही है, ये टू गवर्नमेंट लिखा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स क्या जी? टैक्स ऑन इनकम। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या जी? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स लगता है जी। बात समझ लगती है जी? अगर इनकम ज्यादा हो जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो अगर इनकम ज्यादा हो तो डायरेक्ट टैक्स जी ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है जी? इनकम ज्यादा होने से डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा। ये लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना लिखा तो नहीं है? नहीं, ये मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं सिखाना, मुझे ये वाला सिखाना जब लिखूंगा। अगर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए तो बताएं आपकी इनकम ज्यादा होगी या आपकी इनकम कम होगी? सारे एग्री करते हैं मेरी बात से? इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं। इनकम स्टैंड फॉर वाई, वाई मीन इनकम, वाई मीन इनकम। समझ लगती है जी? इस पे इतराज नहीं सर, वो इनकम को वाई से क्यों शो करते हैं? ओके, मैं क्या, अगर इतराज हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको इतराज नहीं, तो अगर टैक्स ज्यादा हो तो इनकम जी कम हो जाएगी। इनकम कम होने से डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स डिमांड कम करता है। डायरेक्ट टैक्स डिमांड, डायरेक्ट टैक्स डिमांड कम करता है। क्या था कोई मसला? फिर आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए, ये बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लग जाए, तो मान लो हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया। रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन चीजें बनाने के लिए मटेरियल महंगा हो गया। अगर चीजें महंगी बनेंगी तो चीजें महंगी बनेंगी तो हम प्राइस ज्यादा करेंगे। नहीं 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 नहीं, रुके 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 रुके, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असल में इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सप्लायर साइड पॉलिसी है। यहाँ पे डिमांड नहीं आती, यहाँ पे सप्लाई आएगा, सप्लाई आएगा। सप्लाई मैंने पढ़ाया ही नहीं है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए उसे रॉ मटेरियल, सॉरी ज्यादा नहीं, ये ज्यादा का मतलब महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। और चीजें अगर महंगी बनेंगी, चीजें अगर महंगी बनेंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, दोनों बराबर बराबर। बस लिख ले, वक्त आने पे बताऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम डिमांड के ऊपर फोकस करें, सप्लाई, ये सप्लाई के ऊपर फोकस कैसे करना है ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अभी ये लिख लें, सप्लाई वाले टॉपिक में जाके बात दोबारा बताऊंगा, आपको एक लम्हे में समझ लग जाएगी। तो इनडायरेक्ट सप्लाई साइड है, जबकि डायरेक्ट टैक्स डिमांड साइड है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स डिमांड को हिट करेगा जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को हिट करेगा। ये लिख लें, ये पूरा कॉन्सेप्ट टैक्स का है। और मैक्रो में तो पूरा पूरा के पूरा चैप्टर है टैक्स का, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे जाके। तो बताएं डिमांड का ताल्लुक किससे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
तो डायरेक्ट टैक्स डिमांड को हिट करेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को हिट करेगा। सप्लाई वाली कहानी अभी सप्लाई पड़ी नहीं है, तो फिर इसकी कहानी को हम अभी पोस्टपोन करेंगे। ये मेरी बात समझ लगती है? ओके, अब यहां पर आ जाए, नोटेड? ओके, क्या डायरेक्ट टैक्स को भी कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि टैक्स भी डिमांड को बदलता है। लास्ट में आ जाए, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड में दो गुड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कंप्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या है, कंप्लीमेंट गुड्स क्या है, ये दोनों देखते हैं। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आती हैं। रिलेटेड गुड में कितनी गुड्स आती हैं जी? दो गुड्स आती हैं। ये इस वाले बोर्ड से नजर आज समझ लग जाता है ना आपको? ठीक है, क्या वो साथ वाले बोर्ड पे समझा दूं? नहीं, इधर ही चलें, जैसे आपकी ख्वाहिश है। रिलेटेड गुड्स क्या आती हैं? रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड हैविंग द रिलेशनशिप विद ईच अदर। अगर एक गुड का दूसरी गुड के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, तो इस तरह की गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, are two goods having relationship with each other। अगर दो गुड्स के दरमियान आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, तो उस तरह की गुड्स को हम रिलेटेड गुड कहते हैं, यानी कि एक गुड दूसरे से रिलेट कर रही है। रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो गुड्स होती हैं। कितनी गुड्स होती हैं? दो गुड्स होती हैं। जिसको कोई बात समझना है मुझसे पूछ ले। रिलेशनशिप के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, तीन भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो दो ज़रूरी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट में रिलेशन नहीं होगा, मुनासिब नहीं है। तो रिलेटेड गुड के दो टाइप्स। नंबर 1, सब्स्टिट्यूट गुड्स। And the second one is the complement good। complement good हो या complementary good हो, बात एक ही है। तो complement goods। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? दो डेफिनेशन है। अच्छा, ये सब कुछ आगे लिखा हुआ है, आप इतने शौक से जो लिख रहे हैं ना, ये सारा कुछ आगे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ आएगा तो फिर मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की दो डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे मुझे बताइएगा, मैं फिर वो लिख लूँगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, लिखना नहीं है पहले सुन लो, विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका मुतबादिल मुझे मिल जाए। दूसरी डेफिनेशन, विच आर यूज अल्टरनेटिवली, जो अल्टरनेटिव मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। मान ले कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर आप कोक नहीं तो पेप्सी पी लें, दोनों सेम ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसी तरह अगर आपने चाय बनानी है तो लिप्टन की चाय की पत्ती से चाय बन जाएगी, टपाल से बन जाएगी, सुप्रीम से बन जाएगी, बन जाएगी। इसी तरह अगर आपने खाना बनाना है, हबीब से खाना बन जाएगा, सूफी से बन जाएगा, शान से बन जाएगा,
ठीक है, ठीक है। हबीब भी खाना बना लेते हैं माशाल्लाह, शान भाई भी खाना बना लेते हैं, सुभी भाई भी खाना बना लेते हैं। ठीक है जी, तीनों से खाना बन जाएगा जी। ठीक है जी, तो दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये आपस में क्या है जी? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बात समझ लगती है? और कोई एग्जांपल ले सब्स्टिट्यूट गुड्स की? टी एंड कॉफी। तो ठीक है, अगर चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफी पी लेंगे जी। ठीक है जी, जी यंगो या इन ड्राइव, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट गुड है, यंगो या इन ड्राइव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जी पेन एंड पेंसिल, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड। पेन एंड पेंसिल सब्स्टिट्यूट गुड है, बहुत अच्छे। और कोई? सीएनजी एंड पेट्रोल, वाह वाह, गुड गुड, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड है, बहुत अच्छे यार माशाल्लाह। ठीक है, चेयर एंड सोफा, वेल डन, सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है। हाँ हाँ जी, तो बाहर निकलो अब इससे आप वेट एंड चार भाई। ठीक है, हाँ हाँ, ये वेट एंड चार भाई भी सब्स्टिट्यूट गुड है। हाँ, अब्बा का मुकर अब्बे की चपेट, सब्स्टिट्यूट गुड है ना, अगर आप फेल हो जाए तो। ठीक है जी, अच्छा जी, डन हो गया जी। इस तरह अगर आप एक सुपर मार्केट में एंटर हो, अगर आप सुपर मार्केट में एंटर हो, आंखें बंद करके, सारी आंखें बंद कर ले, आइज क्लोज, सारे आइज क्लोज कर ले। अभी हम टेलीपोर्ट होने लगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आंखें बंद करेंगे और फिर हम अज्यूम करेंगे हम एक मेट्रो स्टोर में। ठीक है जी, मेट्रो स्टोर में। मेट्रो स्टोर गए हैं कभी? कभी कभी किसी सुपर स्टोर गए हैं, जनरल स्टोर बड़े वाला गए? जो गया, आंखें बंद करें और समझिए आप वहां पर हैं। सारे आइज क्लोज करें, शाबाश, आंखें बंद कर ली। जिसकी आंखें खुली हुई और वो बीच रास्ते में रह गया, मैंने कोई वापसी नहीं लेकर आना। ठीक है जी, सर वो तो मैं टाइम ट्रेवल में, सर मैं टाइम इन स्पेस में फंस गया अब ना मैं उधर जा रहा हूं ना मैं इधर आ पा रहा हूं। ठीक है जी, तो अपने अपने रिस्क पे आइज क्लोज करनी है। ठीक है जी, आइज हल्की सी भी ऐसे करके ओपन नहीं करनी, फिर वो जो सारा फॉर्मूला है ना खराब हो जाएगा। ठीक है जी, कोशिश करेंगे जी। चलें, सारे आइज क्लोज कर लें जी, आइज क्लोज करें, आइज क्लोज करें, सारे आइज क्लोज, सारे आइज क्लोज। तो जी सुपर मार्ट में एंटर हो गए जी, एंटर हो गए, ऑटोमेटिक डोर था, खुद ब खुद खुल गया डोर, माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छा स्टोर में गया जी। ठीक, अगर आप देखें, क्या आपको वहां पे बिस्किट का रैक नजर आ रहा है जी? भाई उठा के जेब में नहीं डालना, हाँ ठीक है जी, उठा के जेब में नहीं डालना। वो जो बिस्किट के रैक, आप मिस आंखें नहीं खोलनी, हाँ, वो जो बिस्किट का रैक नजर आ रहा है आपको, वहां पे मल्टीपल वैरायटी के बिस्किट नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल। फिर पीछे वाले रो में आए, वहां पे क्या आपको कुकिंग ऑयल के ढेर सारे ब्रांड नजर आ रहे हैं जी। फिर चिप्स वाले रैक पे आए, क्या ढेरों ब्रांड के चिप्स नजर आ रहे हैं जी, टूथपेस्ट, सर्फ। ठीक है जी, अब वापस आ जाए, अब जी वापस आ जाए। ये सारी के सारे, ये सारे कोई चीज उठाई तो नहीं है? वो तो सीसीटीवी कैमरास थे, हाँ, हमें पकड़े जाएंगे, कहेंगे कुछ बच्चे आए थे चीजें उठा के ले गए। ठीक है जी, मैं कोई नहीं था, सर भी साथ है भाई मैं तो इधर आपको गाइड कर रहा था। ठीक है जी, अच्छा, ये सारे के सारे बच्चों कौन थे? सब्स्टिट्यूट गुड थे। डन। चले, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने सब्स्टिट्यूट गुड के लिए। हम कोई दो प्रोडक्ट बताएं जिनका नाम छोटे से हों, कोक पेप्सी के अलावा। हमने इसका बाइकआउट किया हुआ तो हम इसका नाम भी यूज नहीं करते। लिप्टन, टपाल, कोई और? शुगर एंड गुड, हाँ ये भी वैसे सही है। रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा जामी शरीफ के स्पेलिंग कौन लिखेगा? मैंने कहा छोटे स्पेलिंग बता, तूने रूह अफ़ज़ा और जामी शरीफ लिख दिया। चलो लिप्टन एंड टपाल कर लेते हैं, टपाल एंड लिप्टन। डन जी, ठीक है जी। ओ डेफिनेशन तो लिखी नहीं, डेफिनेशन क्या थी जी? विच आर यूज्ड, ओके, which are used in place of another good या which are used alternatively। और एग्जाम्पल में आप लोगों ने एग्जाम्पल जो पिक की थी वो टपाल और लिप्टन। टपाल दानेदार, ये मेरे ख्याल से, ये मेरी बात करवा दें इनसे जिनका कॉल आ रही है।
हाँ हाँ मेरी बात करवा दें। तो मैं कहता हूँ भाई सीए नहीं करने देना आपने इनको। बच्चों मोबाइल ऑफ किया करें, नहीं मर जाएंगे आप, सॉरी माजरत, हार्ट अटैक आ जाएगा मोबाइल ऑफ कर दिया तो, क्योंकि वो उससे कनेक्टिविटी है ना, हमारी वेन्स और न्यूरॉन्स, हमारी सांसें कनेक्टेड है मोबाइल से। मोबाइल ऑफ तो हम भी ऑफ, ठीक है। वाइब्रेशन पे रख लिया करें, ठीक है जी, रिंग पे ना रखा करें। टपाल और लिप्टन पे आ जाए जनाब। अगर टपाल महंगी हो जाए, अगर टपाल महंगी हो जाए, प्लीज कहानी सुनिए जरा। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहेगा, लॉ ऑफ डिमांड ये कहेगा कि टपाल की डिमांड कम होगी। मेरी बात से एग्री करते हो? ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। टपाल की अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो टपाल की डिमांड कम हो जाएगी, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ओके, सोचो जरा, जब टपाल वालों ने प्राइस महंगी की होगी तो टपाल के कुछ कस्टमर टूट गए होंगे, उन लोगों ने टपाल पीना छोड़ी होगी, चाय नहीं छोड़ी होगी, टपाल को छोड़ा होगा। और टपाल को क्यों छोड़ा? क्योंकि टपाल महंगी हो गई। तो उन्होंने कहा हम आज के बाद लिप्टन पिएंगे, हम आज के बाद क्या पिएंगे जी? लिप्टन जूस करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि लिप्टन की डिमांड बढ़ गई। हालांकि लिप्टन की जो डिमांड बढ़ी, लिप्टन ने कोई प्राइस कम नहीं की। प्लीज कहानी समझ नहीं है। ये जो लिप्टन की डिमांड बढ़ गई, ये बैठे बैठे बढ़ गई। लिप्टन वाले का है हमारे तो रोज के 100 डब्बे बिकते थे, आज 110 डब्बे कैसे बिक गए? हालांकि हमने तो अपनी कीमत भी नहीं कम की। पता करो यार ये मार्केट में चल क्या रहा है, क्या लोगों को हमारी चाय इतनी ही पसंद आ गई? तो उन्होंने रिसर्च की, बेचारा ओहो हमारे कंपैटिटर ने अपनी प्रोडक्ट महंगी कर दी है, अब उस वजह से लोगों को हमारी प्रोडक्ट सस्ती नजर आ रही है, तो लोगों ने महंगी प्रोडक्ट को छोड़ के सस्ती प्रोडक्ट का रुख कर लिया। तो लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को छोड़कर चीपर प्रोडक्ट की तरफ। बात समझ आ गई? तो मुझे ये बताएं, क्या ये जो लिप्टन की डिमांड बढ़ी है, क्या लिप्टन वालों ने अपनी प्राइस बढ़ाई है? तो कह सकता हूं लिप्टन की जो डिमांड इंक्रीज हुई है, ये नॉन प्राइस फैक्टर है लिप्टन का, ये लिप्टन का नॉन प्राइस फैक्टर है। कैसे? उसके कंपैटिटर ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो उसका असरात मुझ पर आया है, क्योंकि हम दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स थे, हम दोनों रिलेटेड गुड्स थे, हम दोनों की डिमांड एक दूसरे से रिलेटेड है। और सेम विद द केस, अगर लिप्टन अपनी प्राइस बढ़ाएगा तो लोग कहेंगे ओहो लिप्टन महंगी हो गई, आज के बाद हम टपाल पिएंगे, तो लोग लिप्टन को छोड़कर टपाल की तरफ आ जाएंगे। दोनों महंगी हो गई, लोगों ने दोनों को छोड़कर सुप्रीम का रुख कर लिया, आज के बाद हम सारे सुप्रीम पिएंगे। 10 बात समझ लगती है जी? तो ये बच्चों जो मेरा हॉरिजॉन्टल रिलेशन बना, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल रिलेशन बना, ये है सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन। व्हेन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड फॉर रिलेटेड गुड इंक्रीज। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन है, सो व्हेन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज। सो सब्स्टिट्यूट गुड में रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है। जब एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस बढ़ाएगा, दूसरे की डिमांड ऑटो बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये बात आप सुनाएं, आप समझाएं अपने आप। ये अपने दिमाग को बात समझाएं जो मैंने आपको समझाई है, अभी उसको समझाएं आप। क्या उसको समझ आइए? और ये जो वर्टिकल रिलेशन बना, ये वर्टिकल रिलेशन कौन सा है जी? ये लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन है। ये वर्टिकल रिलेशन कौन सा बना जी? लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन बना। और ये येलो वाला रिलेशन कौन सा बना जी? सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन बना। क्या सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? विच आर यूज टूगेदर। विच आर यूज टूगेदर। कंप्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होती है जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, अकेला कोई फायदा उनका नहीं होता।
क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट बता सकते हैं जिनको हम एक साथ यूज करते हैं जी, यूज टुगेदर जी? वेल डन। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल इकट्ठा इस्तेमाल होते हैं। कार, जो कार विदाउट पेट्रोल बेकार, ऐसी जी। और सिर्फ पेट्रोल है आपके पास तो आग लगा सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, गाड़ी है ही नहीं आपके पास, पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं आप। ठीक है, खुद पी के तो नहीं चल सकते हम। ठीक है जी, क्या खिला, मैं थोड़ा सा घूंट लगा लूँ, थोड़ी सी मेरी रनिंग तेज हो जाए, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। और एग्जाम्पल, बॉल एंड बैट। ठीक है, क्रिकेट के लिए अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं यू नीड बैट एंड, तो दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड जी। बैडमिंटन के लिए रैकेट चाहिए जी, साथ शटल चाहिए जी। और जी मार्कर एंड इंक, वेल डन। मार्कर एंड इंक, अगर मार्कर में इंक नहीं है मार्कर बेकार है, वेल डन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और जी टूथपेस्ट एंड ब्रश, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दैट्स यूज्ड टुगेदर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। क्लॉक एंड सेल, बिल्कुल, क्लॉक एंड सेल इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। और जी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, जैसे बल्ब हो गया, एसी हो गया, ये बिजली के बगैर बेकार है। और टीचर एंड स्टूडेंट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। टीचर के पास स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के पास टीचर नहीं, दोनों बेकार। ठीक है जी, दोनों बेकार, काफी मेरे ख्याल से। डन जी, ओके। तो फिर इनमें से कौन से एग्जांपल पिक करें जी? कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, पेन और इंक कर लेते, कोई नहीं, जो मर्जी कर ले। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल में आ जाए जरा। मान लें गाड़ियां सस्ती हो गई, गाड़ियां क्या हो गई? सस्ती हो गई। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा? लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे तो पेट्रोल भी तो ज्यादा इस्तेमाल होगा ना। पेट्रोल पंप वालों ने कहा ओए इतना पेट्रोल कैसे हमारा बिक रहा है, हालांकि गवर्नमेंट ने तो पेट्रोल सस्ता भी नहीं किया। तो पता चला गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि पेट्रोल की जो डिमांड बढ़ी है, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ जी? तो ये जो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई किस वजह से बढ़ गई? रिलेटेड गुड्स की वजह से, यानी कि उसके कंप्लीमेंट्री गुड्स ने, उसके कंप्लीमेंट्री गुड्स ने प्राइसेस क्या कर दी? कम कर दी। जब प्राइस कम हुई लोगों ने गाड़ियां ज्यादा खरीदी, ज्यादा गाड़ियां ज्यादा डिमांड, सीधी सी बात है। तो कंप्लीमेंट्री गुड में रिलेशन कौन सा बना? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बना। ये समझाएं अपने आप को। डन जी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, इसका मतलब ये दोनों के दोनों डिमांड को बदलते हैं, तो दोनों को कांस्टेंट होना चाहिए, होना चाहिए जी। ओके। और एजम्पशन में आ जाए तो हम ये कहेंगे नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड की प्राइसेस बदलनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पे एजम्पशंस कंप्लीट हो गई। एजम्पशंस था कोई परेशानी? ओके ओके। नेगेटिव, प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज। डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। पॉजिटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव का मतलब ये है, नहीं जो मैं बताऊंगा वो वाला। फिर नेगेटिव का मतलब क्या होगा? इनडायरेक्ट रिलेशन, नहीं इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी, इनडायरेक्ट नहीं कहना। पॉजिटिव का मतलब ये है अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करे दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करे, ये कौन सा रिलेशन है जी? पॉजिटिव। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करे दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करे, ये कौन सा रिलेशन है जी? अभी भी पॉजिटिव ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव है। नेगेटिव कब बनेगा? जब एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। नेगेटिव को इनवर्स कहते हैं, पॉजिटिव को डायरेक्ट कहते हैं।
जी, मैं सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस बदलेगा तो दूसरे की डिमांड पर ऑटो इफेक्ट आ जाएगा। हालांकि टपाल अपनी प्राइस बदल रहा है, टपाल की डिमांड तो बदलनी है, वो लॉ ऑफ डिमांड बदलेगा। जैसे कि एक शेर सुनाता हूं, ये देखो टपाल के लिए एक शेर, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, ये सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये शेर याद रहेगा जी लॉ ऑफ डिमांड के लिए। तो लॉ ऑफ डिमांड का शेर क्या है जी, अपनी प्राइस और अपनी डिमांड। जब टपाल की प्राइस बदली, टपाल की डिमांड तो बदलनी थी, साथ में उसने अपने सब्स्टिट्यूट गुड की भी डिमांड बदली। ठीक है जी, इस तरह कार की प्राइस कम हुई तो कार की डिमांड तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ गई। बात समझ आई जी। जैसे फुटबॉल का सीजन आया, नहीं फुटबॉल तो अकेले खेलते हैं हम, ठीक है, चले बैट बॉल कर लेते हैं। कोई क्रिकेट लीग आ गई तो गली मोहल्ले के लड़कों को हमें जज्बात शौक आ गया कि भाई हम भी क्रिकेट खेलेंगे। बात समझ आ रही। अब बैट सस्ते हो गए, अब जब लोगों ने बैट सस्ते हुए, अब बैट और बॉल आपस में क्या है जी, कंप्लीमेंट्री गुड। अगर यहां पे मैं बैट कर दूं, अगर बैट सस्ते हो गए तो लोग बैट की डिमांड, बैट ज्यादा खरीदेंगे। जब ज्यादा बैट होंगे तो बॉल तो वैसे ही ज्यादा होंगी। आपको पता है एक बैट के साथ कम से कम 2 बॉल तो होंगी। अब जो 2 बैट खरीदेगा वो 4 बॉल खरीदेगा, 3 बैट खरीदेंगे तो 6 बॉल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर बैट की डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है बॉल्स की डिमांड तो ज्यादा होगी। हालांकि बॉल सस्ती नहीं, वो सस्ती नहीं, बैट सस्ते हुए हैं। डन जी, कुछ समझ आया जी। ऊपर वाली मंजिल तक बात पहुंची। ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा लॉक तो नहीं था, कुंडी लगाई हो, ऊपर कोई चीज को आने नहीं देंगे हम, कोई कंसेप्ट की जरूरत ना हो हमारे दिमाग तक पहुंच पाए। हाँ, बड़ा से सुना हो, चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हम दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। ऐसा सीन तो नहीं है। दिमाग इस्तेमाल करने से बढ़ता है और दिमाग ना इस्तेमाल करने से कम होता है। तो आप लोग दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली मंजिल का हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा और वहाँ पे कॉन्सेप्ट को आने देंगे, और जैसे ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा दरवाज़ा बंद कर देंगे, कहीं बाहर ना चले जाइए। क्या हम कहेंगे दरवाज़ा खुला और बैक डोर भी ओपन किया हुआ आपने, यहाँ से इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट एंटर होगा, पिछले दरवाजे से निकल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।